देखिए, इंसानों का इतिहास सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये लाखों सालों में फैली एक बहुत ही जटिल और सच कहूं तो एक रोमांचक यात्रा है। ये कहानी है एक साधारण प्राइमेट के घने जंगलों से निकलकर इस ग्रह की सबसे ताकतवर प्रजाति बनने की। तो आइए इस महागाथा में हम सब साथ मिलकर गोता लगाते हैं। हम इंसान कैसे बने, ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और हम सभी को सोचने पर मजबूर किया है। और इस सवाल का जवाब दरअसल करोड़ों सालों के विकास, अनुकूलन और प्राकृतिक चयन की एक लंबी प्रक्रिया में छिपा हुआ है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 60 लाख साल पहले, जब हमारा विकास का रास्ता हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार यानी चिंपांजी से अलग हो गया। हाँ, यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, हम बंदरों से विकसित नहीं हुए हैं, बल्कि हमारा और उनका एक ही पूर्वज था, जहाँ से विकास की दो अलग-अलग शाखाएं निकलीं। इंसान बनने की दिशा में जो पहला और शायद सबसे अहम कदम था, वो था 2 पैरों पर सीधा चलना। ये एक ऐसा जबरदस्त शारीरिक बदलाव था जिसने हमारे भविष्य की हर संभावना के दरवाजे खोल दिए। तो ये द्विपादवाद या 2 पैरों पर चलना आखिर इतना अहम क्यों था? इसलिए क्योंकि इसने हमारे हाथों को आज़ाद कर दिया। अब हाथ सिर्फ चलने या संतुलन बनाने के लिए नहीं थे, बल्कि वो औजार बनाने, चीजें उठाने और इस दुनिया को एक नए तरीके से गढ़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो पहली प्रजाति थी जिसने इस काबिलियत को अपनाया। और फिर 1974 में जब लूसी नाम के मशहूर जीवाश्म की खोज हुई, तो इस बात पर मोहर लग गई कि इंसानों की तरह चलना हमारी सबसे पहली और सबसे बुनियादी पहचान थी। इसी ने हमें बाकी सबसे अलग रास्ते पर डाला था। और जरा इस तस्वीर को देखिए, ये बदलाव कितना गहरा था, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ खड़े होने का तरीका नहीं बदला था। कूल्हों से लेकर रीढ़ की हड्डी और पैरों तक हमारे कंकाल की पूरी बनावट ही इस नए तरीके से चलने के लिए ढल गई। ये एक संपूर्ण शारीरिक क्रांति थी। तो जैसे ही हाथ आजाद हुए, मानव विकास की कहानी ने एक नई और बहुत तेज रफ्तार पकड़ ली। यहीं से तकनीक और बुद्धि के विकास का वो नया अध्याय शुरू हुआ, जो सच पूछिए तो आज तक जारी है। लगभग 24 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस, जिन्हें हम हैंडीमैन भी कहते हैं, और ये वो पहले थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। उनके बाद आए होमो इरेक्टस, जो और भी आगे निकल गए। उन्होंने ना सिर्फ बेहतर औजार बनाए, बल्कि आग पर काबू पाना भी सीख लिया। और यही वो पहले मानव थे जो अफ्रीका से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैले। लेकिन देखिए, आग का असली कमाल सिर्फ गर्मी या सुरक्षा नहीं था। पका हुआ खाना पचाने में कहीं ज्यादा आसान होता है और शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा देता है। इसी अतिरिक्त ऊर्जा ने, इसी एक्स्ट्रा एनर्जी ने हमारे पूर्वजों के दिमाग को और बड़ा, ज्यादा जटिल और ताकतवर बनने में मदद की। और लाखों सालों के इस क्रमिक विकास के बाद अब मंच पर हमारी अपनी प्रजाति का आगमन होता है, होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान मानव। करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस विकसित हुए। लेकिन आखिर वो कौन सी खास बात थी जो उन्हें बाकी सभी मानव प्रजातियों से अलग बनाती थी, और जिसने आखिरकार उन्हें सबसे सफल बनाया? इसका जवाब इस चार्ट में छिपा है। होमो सेपियंस का सबसे बड़ा हथियार था उनका बड़ा और जटिल दिमाग। आप देख सकते हैं कि मस्तिष्क के आकार में ये जो जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, यही वो चाबी थी जिसने सोच, प्लानिंग और बातचीत की नई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। फिर लगभग 50,000 साल पहले एक संज्ञानात्मक क्रांति हुई। ये वो पल था जब हमारा दिमाग, कह सकते हैं कि सच में जाग गया। अब हम सिर्फ खाने और जिंदा रहने के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि अब हम कल्पनाओं, कहानियों, मिथकों और साझा विश्वासों के बारे में भी सोचने लगे थे। और इसी ने बड़े बड़े समूहों में एक साथ मिलकर काम करना मुमकिन बनाया। इस क्रांति के सबूत हमें हर तरफ देखने को मिलते हैं। गुफाओं में बनी वो हैरान कर देने वाली पेंटिंग्स, एक जटिल भाषा का विकास, मृतकों को सम्मान के साथ दफनाने की प्रथा, और पहले से कहीं ज्यादा छोटे और धारदार औजार। ये सब कुछ सोचने और कल्पना करने की एक नई शक्ति का जीता जागता प्रमाण था। लेकिन ठहरिए, हमारी कहानी में एक और बहुत दिलचस्प मोड़ है। होमो सेपियंस इस धरती पर अकेले इंसान नहीं थे। जी हाँ, हमारे कुछ और रिश्तेदार भी थे जो हमारे साथ साथ इसी ग्रह पर रहते थे।
यूरोप और पश्चिमी एशिया की ठंडी जलवायु में निएंडरथल रहते थे, जो हमसे कई ज्यादा मजबूत और वहां के मुश्किल माहौल के आदी थे। वहीं एशिया में डेनिसोवन्स नाम की एक और मानव प्रजाति मौजूद थी। ये सभी हमारे विकासवादी चचेरे भाई बहन थे। पर फिर लगभग 35,000 साल पहले निएंडरथल अचानक गायब हो गए। उनका विलुप्त होना आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। क्या ये तेजी से बदलते मौसम का नतीजा था, या फिर संसाधनों के लिए होमो सेपियंस के साथ हुए संघर्ष का परिणाम? हम ठीक नहीं जानते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज की है। आज अफ्रीका के बाहर के ज्यादातर आधुनिक इंसानों के डीएनए में 1 से 4% जीन निएंडरथाल के हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, हमारे पूर्वजों और निएंडरथल्स के बीच सिर्फ लड़ाई ही नहीं हुई, बल्कि मेलजोल भी हुआ। और ये छोटा सा प्रतिशत हमारे डीएनए में उन खोए हुए रिश्तेदारों की एक जीती जागती विरासत है। तो चलिए अब कहानी के उस आखिरी और सबसे बड़ी क्रांति की ओर बढ़ते हैं, जिसने शिकार और बटोरने पर आधारित जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और आधुनिक दुनिया की नींव रखी। लगभग 10,000 साल पहले इंसानों ने शिकार करना और भोजन इकट्ठा करना छोड़कर खेती करना और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। अब वो खानाबदोश जिंदगी खत्म हो गई और एक जगह बसकर समाज बनाने का नया दौर शुरू हुआ। और खेती के नतीजे वाकई दूर तक जाने वाले थे। इसने स्थायी गांवों को जन्म दिया, जिससे आबादी में एक तरह का विस्फोट हुआ। निजी संपत्ति की सोच पैदा हुई और यहीं से जटिल सामाजिक ढांचों, शहरों और आखिरकार बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। यही वो निर्णायक पल था जब इंसान सिर्फ प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने वाला एक जीव नहीं रहा, बल्कि उसने इस ग्रह को अपनी जरूरतों के हिसाब से सक्रिय रूप से बदलना और आकार देना शुरू कर दिया। तो लाखों साल के इस हैरान कर देने वाले सफर के बाद आज हम यहाँ हैं। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। विकास कभी नहीं रुकता। तो सवाल यह है कि इस महागाथा में हमारा अगला। सोचिए, हजारों साल पहले जब इंसान बस जीना सीख ही रहा था, उस वक्त 2 आविष्कारों ने पूरी कहानी ही बदल दी। वो थे आग पर काबू पाना और पहिए का आविष्कार। ये सिर्फ कोई मामूली औजार नहीं थे, बल्कि इन्होंने ही हमारी आज की सभ्यता की नींव रखी। तो चलिए इसी कमाल की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आग की वो चिंगारी कैसे सभ्यता की आग बनी। फिर हम पहिए के साथ आई उस क्रांति को समझेंगे जिसने दुनिया को गति दी। और आखिर में हम उन पुरातात्विक सबूतों को देखेंगे जो हमें ये पूरी कहानी बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आग की। ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि ये मानव जाति के लिए एक बिल्कुल नई सुबह थी। देखते हैं कि कैसे सिर्फ आग पर महारत हासिल करने से हमारे पूर्वजों के जीने का पूरा तरीका ही बदल गया। आग का मतलब सिर्फ गर्मी और रोशनी नहीं था। आग एक रक्षक थी जो रात में खतरनाक जानवरों को दूर रखती थी। ये एक बावर्ची थी जिसने खाने को पकाकर ज्यादा पौष्टिक और पचाने में आसान बना दिया। और हाँ, ये एक कहानीकार भी थी जिसके चारों ओर बैठकर लोग जुड़ते थे और समाज मजबूत होता था। मतलब सोचिए, इसका असर कितना गहरा था। अब दिन सिर्फ सूरज डूबने पर खत्म नहीं होता था। अंधेरे पर इस जीत ने हमारे पूर्वजों को वो कीमती वक्त दिया जिसमें वो नए औजार बना सकते थे, कहानियां सुना सकते थे और साथ मिलकर एक संस्कृति को जन्म दे सकते थे। अच्छा, अब आते हैं उस आविष्कार पर जिसने दुनिया को सचमुच छोटा कर दिया। एक ऐसा आविष्कार जिसने हमें आगे बढ़ने की, नई जगहें खोजने की और दूरियों को जीतने की ताकत दी। वो था पहिया। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। शुरू के पहिए वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसे हम आज देखते हैं। वो तो लकड़ी के बहुत भारी ठोस टुकड़े होते थे। बाद में जो हल्के और ज्यादा काम के डिजाइन आए, उनसे तो ये बहुत ही अलग थे। पहिए का विकास धीरे धीरे हुआ। ये एक भारी भरकम लकड़ी के टुकड़े से शुरू हुआ, पर हर सुधार के साथ ये हल्का, तेज और बेहतर होता गया। और फिर आया धुरी यानी एक्सल का आइडिया, और इस एक चीज ने तो जैसे गति के सारे नियम ही बदल दिए। तो ये बात याद रखने वाली है, पहिया तो जरूरी था, लेकिन असली बाजी पलटने वाली चीज तो धुरी ही थी। इसी ने एक साधारण सी लुढ़कने वाली चीज को एक ऐसी मशीन में बदल दिया जो दुनिया पर छा जाने वाली थी। लेकिन सवाल यह है कि हमें ये सब पता कैसे चला?
तो चलिए जरा उन सबूतों पर नजर डालते हैं जो पुरातत्वविदों ने जमीन के नीचे से खोज निकाले हैं। इतिहास की परतों के नीचे दबे हुए हमें इन प्राचीन आविष्कारों के निशान मिलते हैं। स्लोवेनिया की दलदली जमीन से लेकर ग्रेट ब्रिटेन के मैदानों तक ये खोजें हमें हजारों साल पुरानी एक दिलचस्प कहानी सुनाती हैं। और यहाँ देखिए कितनी कमाल की बात है, एक ही तकनीक पर इस्तेमाल कितने अलग अलग। स्लोवेनिया में ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, शायद एक ठेला खींचने के लिए। वहीं ब्रिटेन में ये शक्ति और युद्ध का प्रतीक था, एक रथ का हिस्सा। ये दिखाता है कि कैसे कोई भी आविष्कार अपनी संस्कृति के हिसाब से ढल जाता है। और यही है पहिए का सबसे बड़ा असर। इसने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर स्थायी समाज और व्यापार की पूरी इमारत खड़ी हुई। इसने घुमंतू जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आग और पहिए ने मिलकर वो दुनिया बनाई जिसमें हम आज जी रहे हैं। एक ने हमें प्रकृति पर काबू दिया तो दूसरे ने दूरियों पर। अब सवाल ये उठता है कि हमारी इस डिजिटल दुनिया में अगला वो कौन सा आविष्कार होगा जो हमारे जीने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल कर रख दे। चलिए सीधे चलते हैं मानव इतिहास के उस मोड़ पर जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी उस वक्त की है जब इंसानों ने शिकार करने और घूमने के बजाय एक जगह टिककर खेती करना शुरू किया। और जानते हैं, इसी एक बदलाव ने हमारी पहली बस्तियों, पहले गांव की नींव रखी। आइए इस शानदार सफर को और करीब से समझते हैं। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो एक क्रांति थी। नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज भी कहते हैं, वो दौर था जब इंसानों ने ये तय किया कि वो सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अपना भविष्य खुद अपने हाथों से लिखेंगे। और इसी दौर ने आज की इस मॉडर्न दुनिया की बुनियाद रखी। तो सवाल ये उठता है कि ये कृषि क्रांति असल में थी क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ खेती करना सीखना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये प्रकृति के साथ हमारे पूरे रिश्ते को बदलने वाली बात थी। अब हम सिर्फ प्रकृति से ले नहीं रहे थे, बल्कि उसके साथ मिलकर कुछ नया बना रहे थे, अपने भविष्य को एक नया आकार दे रहे थे। जरा सोचिए, दो बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ शिकारी संग्राहक थे जिनका जीवन खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए बीता था, और दूसरी तरफ ये नए लोग थे, उत्पादक, जो एक जगह बसकर मेहनत करके अपना भोजन खुद उगा रहे थे। मतलब ये सिर्फ उपभोक्ता से निर्माता बनने का एक जबरदस्त सफर था। अब ये इतना बड़ा बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ होगा, है ना? ये धीरे धीरे हुआ। सबसे पहले इंसानों ने मौसम के चक्र को समझना शुरू किया कि कब बारिश होती है, कब कौन सी फसल उगानी है। फिर उन्होंने व्यवस्थित तरीके से खेती शुरू की और साथ ही जानवरों को पालतू बनाना भी सीख लिया। इन 3 बड़े कदमों ने मिलकर इस क्रांति को सच कर दिखाया। तो फिर सवाल उठता है कि इस महान बदलाव के सबसे पुराने सबूत हमें मिलते कहां से हैं? इसके लिए हमें चलना होगा मेहरगढ़, एक ऐसी पुरातात्विक जगह है जो इस पूरी कहानी की पहली और शायद सबसे अहम गवाह है। मेहरगढ़, ये नाम याद रखिएगा, ये कोई मामूली जगह नहीं है। आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मौजूद ये साइट हमें उस जमाने की खेती के कुछ सबसे पुराने सबूत देती है। ये हमें सीधे उस युग में ले जाती है और दिखाती है कि हमारे पूर्वज असल में कैसे जी रहे थे। 7000 ईसा पूर्व। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, ये कितना पुराना है। ये हमें नवपाषाण क्रांति के बिल्कुल शुरुआती दौर में ले जाता है। ये सोचना भी अपने आप में कमाल है कि आज से 9000 साल पहले वहां एक पूरा समाज फल फूल रहा था। तो जब खुदाई हुई तो मेहरगढ़ ने अपने राज खोलने शुरू किए, और हमें क्या क्या मिला? फसल उगाने के सबूत मिले, बड़े पैमाने पर पशुपालन के निशान मिले, और तो और पत्थर के हल, कुल्हाड़ियां और बसोले जैसे औजार भी मिले। ये सब साफ साफ इशारा करते हैं कि वहां एक बहुत ही उन्नत खेती करने वाली सभ्यता बसती थी। लेकिन कहानी सिर्फ मेहरगढ़ तक ही सीमित नहीं थी। ये क्रांति तो एक विचार की तरह थी जो धीरे धीरे फैल रही थी, और जैसे जैसे ये फैली, इसने हर इलाके के हिसाब से खुद को ढाल भी लिया। चलिए देखते हैं कि ये अलग अलग जगहों पर कैसे आगे बढ़ी। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये बदलाव कैसे फैला, लेकिन अलग अलग रफ्तार से। जहां उत्तर पश्चिम भारत यानी मेहरगढ़ में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में ही हो गई थी, वहीं विंध्य क्षेत्र में ये लगभग 5000 ईसा पूर्व में पहुंचा, और दक्षिण भारत में तो इसे अपने पूरे स्वरूप में आने में 2500 ईसा पूर्व तक का समय लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये कि ये सिर्फ खेती करना नहीं था, ये उससे कहीं बड़ी बात थी। ये जटिल समाजों की तरफ हमारा पहला कदम था। लोग अब बिखरी हुई छोटी छोटी बस्तियों में नहीं जी रहे थे, बल्कि एक संगठित सभ्यता की सुबह हो रही थी। तो ठीक है, लोग अब एक जगह बस गए थे, लेकिन खेत के अलावा उनकी जिंदगी में और क्या क्या नया हो रहा था। चलिए अब इन बस्तियों के अंदर झांक कर देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो रहने सहने में आया। वो जो गुफाओं में रहने वाला दौर था, वो अब पीछे छूट रहा था। अब लोग मिट्टी और सरकंडों से बाकायदा अपने घर बना रहे थे, कुछ आयताकार, कुछ गोलाकार। ये एक स्थायी और सुरक्षित जीवन की तरफ बहुत बड़ा कदम था। और कमाल की बात यह है कि ये तरक्की सिर्फ घरों तक ही नहीं रुकी। लोगों ने नाव बनाना सीख लिया, जिससे वो नदियों और यहां तक कि समुद्र को भी पार करने लगे। उन्होंने कपास और ऊन से धागा बनाना और फिर उससे कपड़े बुनना भी शुरू कर दिया। ये सब उनकी बढ़ती समझ और तकनीक का सबूत है। तो ये सारे विकास इस बात का पक्का सबूत है कि नवपाषाण काल के लोगों की जिंदगी का स्तर, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, बहुत बेहतर हो रही थी। अब जिंदगी सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद नहीं थी, बल्कि ज्यादा आरामदायक और व्यवस्थित होती जा रही थी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उपभोक्ता से उत्पादक बनकर क्या इंसानों ने सच में प्रकृति पर काबू पा लिया था, या फिर वो बस एक नई तरह की निर्भरता में फंस गए थे? फसलों पर, मौसम पर और जमीन पर निर्भरता। इस पर सोचिएगा। सोचिए, आपके हाथ में सिर्फ पत्थर के औजार हैं। हर बार आप शिकार करने या कुछ बनाने की कोशिश करते हैं और वो टूट जाते हैं। यही असलियत थी हमारे पूर्वजों की। लेकिन कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और इसी जरूरत ने उन्हें एक ऐसी खोज की तरफ धकेला जिसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो खोज थी धातु। और इसी चमकती हुई धातु ने नींव रखी दुनिया की पहली महान सभ्यताओं की। तो आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे एक धातु ने इंसानी समाज का पूरा ढांचा ही बदल दिया। हम मेसोपोटामिया की उन गलियों में चलेंगे जहां पहली बार कानून लिखे गए, मिस्र के विशाल पिरामिडों के रहस्यों को कुरेदेंगे और ये भी देखेंगे कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे उन हजारों साल पुराने राजों से पर्दा उठा रही है। तो कहानी की शुरुआत होती है धातु से। देखिए, जब पत्थर की सीमाएं साफ नजर आने लगी, जब वो नाकाफी साबित हुआ, तब इंसान की नजर गई जमीन के नीचे छिपे हुए खजाने पर। और बस यहीं से शुरू हुआ धातु युग, एक ऐसा दौर जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। जरा फर्क समझिए, एक तरफ था पत्थर जो कभी भी धोखा दे सकता था, भारी था और उसकी एक लिमिट थी, और दूसरी तरफ धातु, मजबूत, लचीली और सबसे बड़ी बात, उसे आप कोई भी आकार दे सकते थे। ये सिर्फ एक मटेरियल का बदलाव नहीं था दोस्त, ये एक पूरी की पूरी क्रांति थी। खेती के लिए मजबूत हल बनने लगे तो लड़ाई के लिए धारदार हथियार। समाज का हर पहलू बदलने वाला था। धातु की इस खोज ने इतिहास को जैसे एक नई दिशा दे दी। पहले आया कांस्य युग। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार बड़े बड़े शहर बसाए, एक साथ रहना सीखा। और फिर आया लौह युग। इसने तो खेतीबाड़ी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया और इसी की नींव पर खड़े हुए बड़े बड़े साम्राज्य। और हां, भारत में भी लोहे की टेक्नोलॉजी ने ही बड़े राज्यों की नींव रखी और दूसरे शहरीकरण का रास्ता साफ किया। भारत के इतिहास में लोहे का जिक्र करें तो दक्षिण भारत की मेगालिथिक संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं? ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। वहां लोहा सिर्फ औजार नहीं था, बल्कि वो समाज और संस्कृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका था। ये बात हमें दिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी किसी भी समाज को उसकी जड़ों से बदल सकती है। लेकिन एक सवाल उठता है, ये महान सभ्यताएं आखिर पनपी कहां? इसका जवाब बहता है नदियों में, नदियों के किनारे। नदियों ने उन्हें सब कुछ दिया, खेती के लिए उपजाऊ जमीन, पीने का पानी और हां, आने जाने और व्यापार के लिए रास्ते भी। नदियां ही तो जीवन थीं। तो चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और पहुंचते हैं दजला और फुरात नदियों के बीच की जमीन पर, मेसोपोटामिया। यह सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि ये एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट था। यहीं पर पहली बार शहर प्लान किए गए, सरकारें बनी और सबसे बड़ी बात, कानून ने जन्म लिया। मेसोपोटामिया में राजा की असली ताकत क्या थी? तलवार? नहीं, उसकी कहानी। वो खुद को या तो ईश्वर का बेटा बताता था या फिर धरती पर उसका रिप्रेजेंटेटिव। अब सोचिए, इससे उसका हर हुक्म भगवान का हुक्म बन जाता था। लोग डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था से उसकी बात मानते थे। और इसी दैवीय ताकत की बुनियाद पर रखा गया इतिहास का एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज, हम्मुराबी का कोड। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं थी, ये एक वादा था,
एक गारंटी थी कि अब न्याय किसी की मर्जी से नहीं बल्कि लिखे हुए कानून के हिसाब से होगा। इसने समाज को आंख के बदले आंख वाली कबीलाई बदले की सोच से निकालकर एक सिस्टमैटिक न्याय व्यवस्था की तरफ बढ़ाया। अच्छा, अब मेसोपोटामिया से निकलकर चलते हैं नील नदी के किनारे, एक ऐसी सभ्यता की ओर जो आज भी एक पहेली है। मिस्र। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां जिंदगी का हर एक पल मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी में गुजरता था। यहां पर सत्ता का समीकरण और भी मजेदार था। देखिए, मेसोपोटामिया का राजा तो भगवान का प्रतिनिधि था, लेकिन मिस्र का फिरौन, वो तो खुद भगवान था, जीता जागता ईश्वर। अब जब राजा ही भगवान हो तो भला उसके हुक्म पर कौन सवाल उठाएगा? मिस्र के लोगों के लिए मौत अंत नहीं थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। और आपको पता है, इसी एक सोच ने उन्हें साइंस में इतनी तरक्की दी जिसकी हम आज भी तारीफ करते हैं। जैसे अपने शरीर को हजारों साल तक बचाए रखने की जिद उसने उन्हें केमिस्ट्री का एक्सपर्ट बना दिया, और अपने ईश्वर राजाओं के लिए आलीशान घर बनाने की चाहत ने उन्हें इंजीनियरिंग का शहंशाह बना दिया। जरा सोचिए इस बारे में, मम्मी बनाने के लिए इंसान के शरीर और केमिकल्स की कितनी गहरी समझ चाहिए होगी। उन विशाल पिरामिडों को बनाने के लिए मैथ्स और ज्योमेट्री की कितनी सटीक कैलकुलेशन लगी होगी। और तो और, नील नदी में बाढ़ कब आएगी इसका हिसाब रखने के लिए उन्होंने पूरा का पूरा कैलेंडर बना डाला। मतलब उनकी हर साइंटिफिक खोज के पीछे एक आध्यात्मिक वजह थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम मिस्र के बारे में सब कुछ जान चुके हैं? शायद नहीं। हजारों साल बाद भी उनके पिरामिड एक रहस्य बने हुए हैं। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उन मोटे पत्थरों के आर पार देख सकती है और उन राजों से पर्दा उठा सकती है जो सदियों से दबे हुए हैं। बात है 2015 की, जब शुरू हुआ स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट। और यकीन मानिए, ये किसी जादू से कम नहीं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक बहुत बड़ी एक्सरे मशीन हो जो पूरे पिरामिड को स्कैन कर सकती है, वो भी बिना एक भी पत्थर को छुए। वैज्ञानिक इस्तेमाल कर रहे हैं कॉस्मिक किरणों का। ये किरणें सीधे अंतरिक्ष से आती हैं और ये पता लगाने में मदद करती हैं कि पिरामिड के अंदर आखिर छिपा क्या है। पूरे 4,500 साल सोचिए, इतने लंबे अरसे से ये पिरामिड अपने अंदर राज छिपाए खड़े थे, और अब पहली बार हम उन दीवारों के पार देख पा रहे हैं। और स्कैनिंग से जो सामने आया उसने तो सबको चौंका दिया। पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा खाली हिस्सा मिला जिसके बारे में आज तक किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इतना ही नहीं, एक पूरा का पूरा नया गलियारा भी खोजा गया जिसे नाम दिया गया द नॉर्थ फेस कॉरिडोर। लेकिन रुकिए, ये कोई बनाने में हुई गलती नहीं थी, बल्कि ये तो एक जीनियस इंजीनियरिंग का सबूत था। ये खाली जगहें जानबूझकर छोड़ी गई थी ताकि पिरामिड का जो लाखों टन का वजन है वो खुद को बैलेंस कर सके, उसका स्ट्रेस मैनेज हो सके। ये बात साबित करती है कि प्राचीन मिस्र के लोगों को फिजिक्स और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की कितनी गहरी समझ थी। ये खोज हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि हम वाकई अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं, है ना? अगर उस जमाने में बिना किसी कंप्यूटर या आधुनिक मशीन के वे लोग ऐसा कुछ बना सकते थे, तो जरा सोचिए इतिहास की गहराइयों में और न जाने कितने राज दबे होंगे जो बस अपने खोजे जाने का। जरा सोचिए, कोई 4,500 साल पहले एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों की तरह एकदम परफेक्ट ग्रिड पे बने थे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कांस्य युग की, उसी कमाल की और थोड़ी रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस सभ्यता की टाइमलाइन को समझेंगे, फिर उनके शहरों की जो शानदार बनावट थी उस पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि उनका समाज कैसा था, और आखिर में कुछ बहुत ही खास जगहों की एक छोटी सी सैर करेंगे। तो ठीक है, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत जानना बहुत जरूरी होता है ना? तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सभ्यता आखिर कब और कहाँ बसी थी। इससे हमें इसके विशाल पैमाने का अंदाजा लगेगा। ये सभ्यता आप देखिए लगभग 2000 साल तक रही, लेकिन इसका जो सबसे शानदार दौर था, जिसे हम मैच्योर हड़प्पन फेज कहते हैं, वो करीब 700 साल चला। और यही वो दौर था जब इन्होंने प्लानिंग और इंजीनियरिंग में कमाल कर दिया था। इस पूरी सभ्यता की लाइफलाइन, उसकी धड़कन थी सिंधु नदी। इसी नदी के उपजाऊ किनारों पर एक इतना बड़ा समाज पला बढ़ा, और इनकी जो शहरी प्लानिंग थी वैसी उस जमाने में कहीं और देखने को नहीं मिलती थी।
और देखिए, जब भी हम इनकी अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, मोहनजोदड़ो। ये शहर सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं था, बल्कि ये इनकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग का एक नायाब नमूना है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो इन शहरों को सबसे सबसे ज्यादा खास बनाती है, और वो है इनकी साइंटिफिक बनावट। ये बस यूं ही बसी हुई बस्तियां नहीं थीं, नहीं, ये तो इंजीनियरिंग के शानदार नमूने थे। सोचिए, इतना सटीक ढांचा, ये कोई इत्तेफाक या तुक्का तो हो नहीं सकता। ये साफ दिखाता है कि उनके पास एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, एक ऐसी व्यवस्था जिसके बारे में उस जमाने के हिसाब से सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है। मतलब जरा सोचकर देखिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उन्होंने पूरे के पूरे शहर को जैसे किसी ग्राफ पेपर पर डिजाइन किया हो। सड़कें सीधी एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री परफेक्ट राइट एंगल पर काटती थी। यही जो ज्योमेट्रिक प्रिसीजन है, यही इस सभ्यता की असली पहचान है, और ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड समाज की तरफ इशारा करता है। शहरों की ये जो प्लानिंग थी, वो सिर्फ सड़कों तक ही नहीं रुकी, बल्कि ये उनके समाज के स्ट्रक्चर को भी दिखाती है। शहर बहुत ही साफ तरीके से 2 हिस्सों में बटे हुए थे, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, बल्कि शायद सोशली भी। और यहीं पर एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सामने आती है। देखिए, मेसोपोटामिया या मिस्र की तरह यहाँ कोई बड़े बड़े महल या किसी राजा महाराजा की कब्रें नहीं मिली हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने डिसिप्लिन्ड शहर बिना किसी राजा या बादशाह के चल कैसे रहे थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने आज भी हिस्टोरियंस को उलझा कर रखा हुआ है। शहरों को, जैसा मैंने कहा, 2 मेन हिस्सों में बांटा गया था। एक था ऊपरी शहर, जिसे सिटाडेल या दुर्ग कहते हैं। ये ऊंचाई पर बना होता था, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ रूलिंग क्लास यानी शासक वर्ग, पुजारी या अमीर व्यापारी रहते होंगे। और फिर था निचला शहर, जहाँ आम लोग जैसे कारीगर, किसान वगैरह रहते थे। तो एक क्लियर सोशल डिवीजन तो दिखता है। लेकिन कहानी सिर्फ मोहनजोदड़ो पर खत्म नहीं होती। ये सभ्यता बहुत बड़ी थी। सिंधु घाटी के इतने बड़े इलाके में कई और साइट्स मिली हैं, और हर साइट से हमें उनकी डेली लाइफ, उनके ट्रेड, उनके कल्चर के बारे में कुछ न कुछ नया और अनोखा पता चलता है। जैसे भारत में गुजरात की बात करें तो वहाँ लोथल नाम की एक जगह है, और जानते हैं वहाँ क्या मिला? एक पूरा का पूरा प्राचीन डॉकयार्ड, मतलब बंदरगाह। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये लोग समंदर के रास्ते बहुत दूर मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं तक के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। हर नई खोज एक नई कहानी सामने लाती है। जैसे चन्हुदड़ो से हमें पता चलता है कि वहाँ मनके बनाने की फैक्ट्रियां थीं। आमरी से हिरन के होने के सबूत मिले हैं, और बनावली से पता चलता है कि वो जौ की खेती करते थे। ये सब क्या हैं? ये छोटे छोटे टुकड़े हैं जो मिलकर एक बहुत बड़ी और दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। और कभी कभी ना, इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटी मामूली सी चीजों में मिल जाती हैं। मिसाल के तौर पर चन्हुदड़ो में मिली एक ईंट, बस एक ईंट, लेकिन उस पर क्या है? एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजों के निशान। जरा सोचिए, ये एक छोटा सा निशान हमें सीधे 4,500 साल पहले के किसी आम दिन में ले जाता है। कितना कमाल है ये! तो संगठित शहरी जीवन का ये जो प्राचीन ब्लूप्रिंट है, ये हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आज के हमारे मॉडर्न अर्बन प्लानर्स 4,500 साल पुरानी इस कांस्य युगीन सभ्यता से कुछ सीख सकते हैं? वो सभ्यता जिसने ग्रिड सिस्टम में महारत हासिल कर ली थी। हम अपने भविष्य के शहरों को बेहतर बनाने के लिए क्या अतीत से कोई सबक ले सकते हैं? ये सोचने वाली। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के आविष्कार की जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, और वो है लिखना, यानी कि लिपि। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारा सारा ज्ञान, हमारा पूरा इतिहास, सारा का सारा व्यापार, सब कुछ सिर्फ याददाश्त के भरोसे चलता हो। सोचना भी कितना मुश्किल है ना। बस यही सवाल हमें बताता है कि लिखने की अहमियत असल में है क्या। तो आज हम एक छोटे से सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे कि लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हम मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि को देखेंगे। उसके बाद भारत की जड़ यानी ब्राह्मी लिपि को जानेंगे, और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि शब्दों की इस विरासत ने हमें कैसे बदला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर लिखने की जरूरत पड़ी ही क्यों? ऐसा क्या हुआ कि हमारी याददाश्त कम पड़ने लगी? देखिए, सभ्यताएं बढ़ रही थीं,
खेती बाड़ी से इतना अनाज पैदा हो रहा था कि गोदाम भरे पड़े थे। व्यापार दूर दूर तक फैल रहा था। अब ऐसे में हर एक चीज का हिसाब किताब रखना सिर्फ दिमाग में नामुमकिन सा हो गया था। सोचिए, प्रशासन चलाना है, राजस्व वसूलना है, सिर्फ याददाश्त के भरोसे तो ये काम नहीं हो सकता था। और बस यहीं से शुरू हुआ जानकारी को सहेजने का, यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का एक नया दौर। शुरुआत बहुत ही साधारण थी। सामान गिनने के लिए मिट्टी के टोकन इस्तेमाल होते थे, और ये सफर आगे बढ़ते बढ़ते एक पूरी की पूरी वर्णमाला तक जा पहुंचा। और इसी ने हमारे ज्ञान को समय और जगह की सीमाओं से आजाद कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और ढूंढते हैं लेखन के सबसे पहले निशानों को। ये सफर हमें ले जाएगा प्राचीन मेसोपोटामिया। देखिए, ये पूरा घटनाक्रम हमें वही पुरानी कहावत याद दिलाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे सभ्यताएं फैली, व्यापार बढ़ा, मेसोपोटामिया के उरुक शहर में जो प्रशासक थे, उन्हें एक नए सिस्टम की सख्त जरूरत महसूस हुई। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गीली मिट्टी पर साधारण से चित्र बनाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे ये चित्र कील जैसे दिखने वाले निशानों में बदल गए, जिन्हें आज हम कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म कहते हैं। खुद को उनकी जगह रखकर देखिए। मान लीजिए आप एक मंदिर के प्रशासक हैं और आपको सैकड़ों मजदूरों को बांटे गए अनाज, भेड़ बकरियों का हिसाब रखना है। कैसे याद रखेंगे ये सब? यही मुश्किल उस वक्त के पुजारियों के सामने थी। उन्हें एक पक्का, एक स्थायी समाधान चाहिए था। और ये प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प थी। शुरुआत हुई एक सीधे साधे चित्र से, जैसे बियर के लिए एक जार का चित्र बना दिया। इस निशान को गीली मिट्टी की पट्टी पर उकेरा जाता था, और फिर वक्त के साथ लिखने की रफ्तार तेज करने के लिए ये चित्र और भी आसान होते गए और कील जैसे दिखने लगे। अब देखिए, लिखने का ये जो आइडिया था वो सिर्फ मेसोपोटामिया तक ही नहीं रुका, ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैला और हर जगह इसने एक नया रूप ले लिया। तो अब हम अपने सफर में भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक बहुत ही अहम लिपि का जन्म हुआ। हम बात कर रहे हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। सम्राट अशोक का समय था और भारत में ब्राह्मी लिपि सामने आई। और कमाल की बात यह है कि ये एक पूरी तरह से विकसित, व्याकरण के हिसाब से भी एकदम सटीक लिपि थी। ये वाकई एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी मोड़ था। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो आज भी हमारे सामने मौजूद है। सारनाथ का जो मशहूर अशोक स्तंभ है, उस पर ब्राह्मी लिपि के इतने शानदार और साफ सुथरे उदाहरण मिलते हैं जो जमाने की लिखाई की कला की गवाही देते हैं। और ब्राह्मी का असर इतना गहरा था कि आज दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की ज्यादातर लिपियां, चाहे वो देवनागरी हो, तमिल हो, बंगाली हो, उड़िया हो, यहां तक कि तिब्बती लिपि भी, वो सब की सब इसी ब्राह्मी से निकली हैं। सोचिए, एक अकेली लिपि की ये कितनी बड़ी और अविश्वसनीय विरासत है। लेकिन लिखने का मतलब सिर्फ हिसाब किताब रखना ही तो नहीं था। इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे शब्दों की इस ताकत ने पूरी इंसानियत की कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया। ये एक सच में क्रांतिकारी बदलाव था। लिपि के आने से पहले कोई भी विचार या ज्ञान सिर्फ जुबानी परंपराओं और याददाश्त के सहारे ही जिंदा रहता था। लेकिन जैसे ही लिपि आई तो दर्शन, साहित्य, कानून, ये सारी बड़ी बड़ी बातें पीढ़ियों को और मीलों की दूरियों को आसानी से पार करने लगीं। और लिखने की इसी ताकत ने, आप कह सकते हैं, साहित्य के एक सुनहरे दौर को जन्म दिया। प्राचीन भारत में उपनिषदों के जो गहरे दार्शनिक विचार थे, उन्हें आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? कहानियों के जरिए। और बस जातक कथाएं, पंचतंत्र और कथा सरित सागर जैसे ग्रंथ इसी कोशिश की बेहतरीन मिसालें हैं। असल में इन ग्रंथों ने क्या किया? इन्होंने लोक कथाओं और आम लोगों की मान्यताओं को एक शास्त्रीय रूप दिया और शब्द को मानवीय मूल्यों को फैलाने का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना दिया। इसी से हमारी संस्कृति और समाज को एक नई गहराई मिली, एक नई दिशा मिली। तो देखिए, हमने हजारों साल लगाए हैं मिट्टी की गोलियों से लेकर आज की डिजिटल स्क्रीन तक लिखने की कला को बेहतर बनाने में। तो अब ये सवाल मन में आता है कि हमारे संवाद का, हमारे कम्युनिकेशन का अगला पड़ाव क्या होगा? सोचने वाली बात। प्राचीन भारत का वो दौर जब कई राज्य एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, उस होड़ में एक महाशक्ति उभर कर सामने आई, मगध। तो आज हम इसी के उदय की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। अब सवाल ये उठता है कि 16 महान राज्यों के बीच आखिर वो क्या था जिसने मगध को सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया? ये सिर्फ कुछ लड़ाइयां जीतने की कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जिसने भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया।
तो चलिए उस दौर में चलते हैं, गंगा घाटी का वो समय जब 16 ताकतवर राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, सत्ता के लिए आपस में टकरा रहे थे। और इस महासंग्राम में मगध अपनी सैन्य ताकत, अपनी जबरदस्त रणनीति और अपने राजनीतिक प्रभाव के दम पर सबसे आगे निकल गया। तो आखिर मगध की इस कामयाबी का राज था क्या? देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। ये असल में रणनीति, भूगोल और संसाधनों का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था, एक ऐसा तूफान था जिसने मगध को बाकियों से मीलों आगे कर दिया। तो चलिए मगध के उदय की इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है उसकी सबसे बड़ी ताकत से, यानी उसकी जबरदस्त लोकेशन और कुदरती खजानों से। यही वो बुनियाद थी जिस पर इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी हुई। देखिए, मगध की ताकत के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, उपजाऊ जमीन। गंगा और सोन नदियों के बीच होने का मतलब था कि खेती से इतनी पैदावार होती थी कि एक बड़ी आबादी और एक विशाल सेना का पेट आराम से भर सकता था। दूसरा, कुदरती सुरक्षा। इसकी राजधानी राजगृह पहाड़ियों से ऐसी घिरी थी कि दुश्मन के लिए हमला करना लगभग नामुमकिन था। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, लोहे के विशाल भंडार। इसी ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। सोचिए, लोहे ने एक तरह से डबल धमाका कर दिया। एक तरफ तो लोहे के हल से जंगल साफ करके खेती बढ़ाई गई, और दूसरी तरफ मगध की सेना को मिले ऐसे खतरनाक और मजबूत हथियार जिनका मुकाबला करना बाकियों के बस की बात नहीं थी। मतलब लोहे ने सिर्फ औजार नहीं, बल्कि सच में एक पूरा साम्राज्य गढ़ दिया। हाँ, ये तो सच है कि कुदरत ने मगध को बहुत कुछ दिया था, लेकिन सिर्फ संसाधनों से तो बात नहीं बनती, है ना? उन्हें सही से इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होता है एक दमदार लीडर, और इस मामले में मगध की किस्मत बहुत अच्छी थी। और यहाँ हमें लीडरशिप के 2 बिल्कुल अलग लेकिन जबरदस्त अंदाज देखने को मिलते हैं। एक तरफ थे पिता बिंबिसार, जिन्होंने कूटनीति और शादी ब्याह के रिश्तों से साम्राज्य की नींव मजबूत की, और दूसरी तरफ थे उनके बेटे अजातशत्रु, जिन्होंने इतनी आक्रामक फौजी ताकत से उस साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया। दोनों के तरीके अलग थे, पर अपने अपने वक्त के लिए एकदम परफेक्ट। 52 साल, जरा सोचिए, बिंबिसार का इतना लंबा और स्थिर शासनकाल कोई मामूली बात नहीं थी। इसी स्थिरता ने मगध को वो मजबूत आधार दिया जिस पर आगे चलकर अजातशत्रु और दूसरे शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की इमारत खड़ी की। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। साम्राज्य फैलता रहा और अब सत्ता आई नंदवंश के हाथों में, और उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया। राजधानी को एक नई और भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया, और ये नई राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी आज का पटना। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि ये उस दौर में पूरे उत्तर भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का धड़कता हुआ दिल बन गई। यहीं पर पूरे नॉर्दर्न इंडिया का भविष्य तय हो रहा था। सिर्फ राजनीति ही नहीं, नंदों के राज में पाटलिपुत्र ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया। उस जमाने के बड़े बड़े विद्वान जैसे पाणिनि, कात्यायन सब यहीं आकर बस गए थे। मतलब ये एक तरह का इंटेलेक्चुअल हब बन चुका था। लेकिन जैसा कि होता है, सत्ता हमेशा एक के पास नहीं रहती। नंदवंश का राज भी हमेशा के लिए नहीं था। और फिर एंट्री होती है महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की, जिनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने आखिरी नंद शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और इसी के साथ मगध अपने इतिहास के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया। लेकिन मगध की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और राजनीति की कहानी नहीं है। इसका जो सबसे गहरा असर हुआ, जो इसकी सबसे बड़ी देन है, वो शायद कल्चर और धर्म के क्षेत्र में है। ये समझना जरूरी है कि मगध की जमीन सिर्फ एक साम्राज्य का केंद्र नहीं थी। ये वो पालना थी जहां दुनिया के 2 महान धर्मों ने जन्म लिया और फल फूल कर बड़े हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह थी वहां का एक खास बौद्धिक माहौल, जिसे हम श्रमण परंपरा कहते हैं। ये ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने पुरानी वैदिक मान्यताओं पर सवाल उठाए और नए विचारों, नए दर्शनों के लिए एक दरवाजा खोल दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह चली। ये नए विचार मगध में पनपे, फिर साम्राज्य के राजाओं ने इन्हें सपोर्ट किया, इन्हें सुरक्षा दी, और बस इसी सरकारी सपोर्ट के साथ ये धर्म पूरे उपमहाद्वीप और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए।
बिना राजाओं के संरक्षण के शायद ये नए विचार इतनी दूर तक कभी सफर नहीं कर पाते। तो आखिर में मगध की कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि एक महान और टिकाऊ साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं बनता। उसके लिए चाहिए सही भूगोल, भरपूर संसाधन, दूर की सोचने वाला नेतृत्व और एक जिंदादिल संस्कृति। जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर इतिहास बनता है। तो मगध की ये कहानी एक स्थायी विरासत बनाने के लिए जरूरी चीजों के बारे में हमें क्या सिखाती है? आज की दुनिया में सत्ता, संस्कृति और प्रभाव के इन सदियों पुराने उसूलों से हम क्या सीख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर। सोचकर देखिए, 20वीं सदी एक ऐसा दौर जहां एक तरफ तो इंसान ने कमाल की टेक्नोलॉजी बनाई, वैज्ञानिक तरक्की की, और दूसरी तरफ इतिहास का सबसे भयानक, सबसे ज्यादा खून खराबा देखा। तो चलिए समझते हैं उस उथल-पुथल को जिसने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही शुरू कहाँ से हुई? इसकी जड़ें जाती हैं यूरोपियन साम्राज्यवाद की अंधी दौड़ में। बस जमीन और संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ ने देशों को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया, और इसका अंजाम पहला विश्व युद्ध, जो 1914 से 1918 तक चला। अब इस भयानक युद्ध को लड़ने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों ने क्या किया? उन्होंने अपने एशियन और अफ्रीकन उपनिवेशों से लाखों लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर लिया, मजदूरी में लगा दिया। सोचिए, लाखों जिंदगियां किसी और की लड़ाई में कुर्बान हो गईं। इतना खून बहाने के बाद, अपने साम्राज्य के लिए लड़ने के बाद, इन लोगों के मन में एक उम्मीद जागी थी। उन्हें लगा कि इस बड़ी कुर्बानी के बदले में शायद अब उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, स्वशासन का मौका मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब हाथ लगी सिर्फ निराशा, तो इन शोषित उपनिवेशों में एक जबरदस्त गुस्सा, एक असंतोष फैल गया, और यहीं से राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म की भावना बहुत तेजी से उभरकर सामने आई। और इसका असर देखते ही देखते पूरी दुनिया में प्रतिरोध यानी कि विरोध की आग फैल गई। भारत, चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर आज़ादी के आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं था। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी जो शोषित वर्ग थे, वो अपने हक और आज़ादी के लिए एकजुट होकर खड़े हो गए। अब एक तरफ तो ये सब चल ही रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, और इसी बीच एक और ऐसी घटना हुई जिसने सच में दुनिया की बुनियाद हिलाकर रख दी। हम बात कर रहे हैं 1917 की रूसी क्रांति की। एक ऐसी क्रांति जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो रूस आखिर इस क्रांति तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो था वहां के सम्राट, जिसे ज़ार कहते थे, उसका दमनकारी शासन। फिर ब्लडी संडे जैसी घटना, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। इसने लोगों के गुस्से को आग लगा दी। और इन सबके ऊपर 1914 में पहले विश्व युद्ध में शामिल होने का फैसला रूस के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई और आम जनता अकाल और भुखमरी की मार झेलने लगी। असल में प्रॉब्लम ये थी कि सैन्य उपकरण बहुत खराब थे, युद्ध की योजनाएं गलत थीं, जिसकी वजह से लाखों रूसी सैनिक मारे गए। ये इतना बड़ा इंसानी नुकसान था कि इसने क्रांति की आग को और भड़का दिया, बिल्कुल घी की तरह। और ऐसे ही मुश्किल हालात में व्लादिमीर लेनिन जैसे करिश्माई नेता सामने आए। वो जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ये विचार थे साम्यवाद के, यानी कम्युनिज्म के। अब कम्युनिज्म है क्या? मोटे तौर पर यह एक ऐसी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जिसका मकसद गरीबी को खत्म करना, शोषक वर्ग को उखाड़ फेंकना और एक ऐसी वन पार्टी सामाजिक व्यवस्था बनाना है जहां सभी लोगों का, सभी कामगारों का बराबर से भला हो सके। तो इन नेताओं का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। नंबर 1, गरीबी खत्म करो। नंबर 2, जो शोषण कर रहे हैं उन्हें हटाओ। नंबर 3, एक दलीय व्यवस्था स्थापित करो। और इन सब का आखिरी मकसद सभी का समान रूप से कल्याण हो। और इस क्रांति का असर बहुत बहुत गहरा हुआ। रूस के अंदर तो सदियों पुरानी राजशाही खत्म हो गई और एक साम्यवादी राज्य बन गया। लेकिन इसका असर सिर्फ रूस तक नहीं रुका। पूरी दुनिया अब 2 खेमों में बंट चुकी थी, एक तरफ साम्यवाद और दूसरी तरफ पूंजीवाद। और इसी ने आगे चलकर शीत युद्ध की जमीन तैयार की। अब इन युद्धों और क्रांतियों की वजह से जो उथल-पुथल मची थी, उसका एक और नतीजा निकला,
वो था प्रवासन। लाखों लोग एक बेहतर, एक आज़ाद जिंदगी की तलाश में अपना घर-बार, अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये दौर था बड़े पैमाने पर होने वाले महाद्वीपीय प्रवास का। इसका एक बड़ा उदाहरण हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है। वहां क्या हो रहा था? कैथोलिक चर्च को मानने वालों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, और जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन किए, तो अंग्रेजी सेनाओं ने उन्हें बहुत बुरी तरह से, बहुत क्रूरता से कुचल दिया। तो नतीजा, इस अत्याचार से बचने के लिए लाखों की संख्या में आयरिश लोग अपनी धार्मिक और राजनीतिक आज़ादी की खोज में वहां से निकल पड़े। और वो कहाँ गए? वो पहुंचे उत्तरी अमेरिका, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। इस भारी पलायन ने अमेरिका की जनसांख्यिकी यानी वहां की आबादी का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया। वहां उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाने का मौका जरूर मिला, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं का असर वहां भी बना रहा। ये दिखाता है कि एक नई जगह पर अपनी पहचान बनाना कितना जटिल हो सकता है। तो ये सारी बातें हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं कि 20वीं सदी के इन युद्धों, इन क्रांतियों और इन प्रवासों की गूंज आज हमारी दुनिया में, हमारे समाज में किस तरह सुनाई देती है। क्या इसका असर आज भी हम पर है? एक बार इस पर गौर जरूर करिएगा।